सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हमने थ्योरी वाले पार्ट में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट मिस किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे जाइए और एक बार उसको अच्छे से देखिए। ये चीजें हमेशा आपको कंफ्यूज करती है। वहां पे मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी जिंदगी में ये चीजें कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा पेयर है और हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और उसके अलावा बुक में लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ दे रखा है, उसको हमने टेबल के साथ में कुछ ऐसे समझाया है कि आप उसको बड़े आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा लेता हूं ताकि आप उसी फ्लो में वापस आ जाओ और इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 केसेस होते हैं। उसमें सबसे पहला मेरा होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। उसमें ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है कि दोनों जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है किसी एक पॉइंट पे। तो वो मेरा पहला केस होता है। तो हमारा दूसरा केस ये था जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हो। तो इस वाले केस को हम लोग क्या बोलते थे बताओ? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब संपाती रेखाएं। सो ये मेरा क्या था, दूसरा केस था। और इस पे हर एक पॉइंट इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। और इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, जब ये लाइन ही अनंत तक जाती है तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब अपरिमित रूप से अनेकल। ये क्लास 9 से वर्ड आया है कि जब हमारे पास एक इक्वेशन हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसके भी इतने ही होते हैं। जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो भी क्या होगा, वही केस बनेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कोई सॉल्यूशन नहीं। ये वाला केस कब आएगा, जब दोनों लाइन मेरी क्या हो, पैरेलल हो। जब पैरेलल हो मतलब समांतर हो तो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। इसको रेशियो की फॉर्म में हमने कैसे लिखा था कि इसके जो x और y के कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनके रेशियोज के हिसाब से हमने देखा था। सबसे पहले अगर इनका और इसका रेशियो इक्वल नहीं है तो ये पहला केस होगा। उसके बाद में 2 केस आते हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ये दोनों तो दोनों केस में इक्वल है, लेकिन क्या C1 डिवाइड बाई C2 भी इनके इक्वल है, और क्या C1 डिवाइड बाई C2 इनके इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल हो गया तो वो कोइंसिडेंट हो गया, और अगर इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमने सीखा था। और जब हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, भले वो 1 मिले, 1000 मिले, कितने ही मिले, तो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा, मतलब संगत युग्म होगा। तो इन दोनों में हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। और इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, मतलब असंगत युग्म है। और ये क्या है, संगत युग्म है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे वाला पार्ट बहुत आसान होने वाला है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट से। तो इसमें देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे रखी है और हमें सॉल्व कैसे करना है। भैया जब ग्राफिकल मेथड पढ़े तो ऑब्वियसली किससे सॉल्व करना होगा, ग्राफ से सॉल्व करना होगा। तो वही इसमें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये होता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। तो जब मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूं तो उसमें ये कंडीशन दे रखी है कि एक कोई मैथमेटिक्स का क्विज है, ठीक है, कोई प्रतियोगिता है। उसमें जो टोटल स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि जो भाग लेते हैं, वो कितने हैं, टोटल 10 स्टूडेंट है। इसको एक लैंग्वेज में लिखा। और दूसरा एक स्टेटमेंट दे रखा है कि उसमें जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कई बार क्या होता है कि ये टोटल दे रखा है ना, तो इसमें से लोग ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि टोटल से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसने जो दे रखा गर्ल्स 4 प्लस बॉय, वो आप आसानी से उसको समझ लोगे। तो अभी तक जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी स्टेप के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा स्टेप रहता है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से होते हैं वो हमें निकालना होता है। तो यहां से देखो, इसने पूछा है कि गर्ल्स और बॉयज की संख्या कितनी है, ठीक है। अब जो पूछ लिया ना, वो क्यों पूछ रहा है, वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो उसको पता नहीं है, मतलब वो क्या है, वो वेरिएबल है, वो क्या है, वो चर है, इसीलिए वो पूछ रहा है। तो यहाँ तो उसने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ये वाला पार्ट मेरा बहुत आसान हो गया। तो बताओ, मान लो मैंने गर्ल्स को ले लिया कि x गर्ल्स है और बॉयज कितने y है। ये मेरा स्टेप बहुत आसान हो गया यहाँ से। अब देखो, दूसरा स्टेप मेरा ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको लिखना होता है। तो उसमें हमें 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने 10 है। तो बताओ टोटल क्या होंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज, मतलब कि x प्लस y, वो कितना है, 10 है।
ये बड़े आराम से समझ में आ गया। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो हमेशा इसको कैसे लिखो, इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा पहला इक्वेशन है, तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब कि ये मेरा पहला लीनियर इक्वेशन आ गया, मतलब पहला रैखिक समीकरण आ गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर पढ़ रहे हैं, मतलब एक तो पक्का दूसरा तो आएगा ही। सो देखो दूसरा इन्फॉर्मेशन इसने क्या देगा, गर्ल्स इजकल टू 4 प्लस बॉय, तो गर्ल कितना है x, बॉयज कितना y, सो x इजकल टू, सिंपल सा इसको लिख लीजिए, x इजकल टू क्या होगा 4 प्लस बॉयज कितने y। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। वो क्या होगा x माइनस वाई, ये प्लस y इधर आएगा माइनस वाई, प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा। सो ये मेरी हो गई दो लीनियर इक्वेशन। ये वाला पार्ट बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या होने वाला। सो तीसरा स्टेप होता है हमारा, हमें कुछ सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, मतलब हल लिखने होते हैं। तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या पढ़ा था कि यहाँ पे लिखेंगे x, ये मान लो मेरी पहली इक्वेशन के लिए, ये वाला दूसरी इक्वेशन के लिए, पहली और दूसरी के लिए। सो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि y को x की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से देखो y किसके बराबर होगा, ये होगा -10, जब इधर जाएगा तो +10 माइनस x, मतलब कि 10 माइनस x। मैंने बताया था कि क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें यहाँ से ये वाला फॉर्म डायरेक्ट लिखना होता है। तो जल्दी से बताओ इस वाले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा x और y इजकल टू क्या होगा, जब मैं y को इधर लेके जाऊंगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x माइनस 4 इजकल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y, मतलब y इजकल टू क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब बताओ हम लोग कैसे वैल्यू को लेते हैं, हम लोग ऐसी वैल्यू को लेते हैं जिससे हमारी लाइफ क्या हो, आसान हो, हमारी जिंदगी आसान हो। वो कब होगी, जब सारे के सारे पॉइंट से मेरे पास पास में रहेंगे। सो हम लोग जानबूझ के वैसे ही पॉइंट लेंगे, क्योंकि इस वाले लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। इसके भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट। उसमें से हमें खाली 3 लिखने होते हैं। जरूरत कितने की होती, 2 की, लेकिन लिखते कितने, 3। क्यों, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए, एग्जाम में गलत ना हो इसके लिए। देखो सबसे पहले मान लो ये 10 माइनस एक्स है, तो मैंने इसको ले लिया 4। सो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। दूसरा मैंने ले लिया 5। सो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5। उसके बाद में मैंने ले लिया 6। सो 10 माइनस 6 बताओ कितना हो गया 4। तो ये 4 to 6 में मतलब चीज़ें आ गई। तो आसपास में जैसे ही होता है ना, तो हम लोग बड़े आराम से प्लॉट कर पाते हैं, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये एक स्किल होती है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको 10 लोगे 20 लोगे तो आपका गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन यही यहाँ से सीखना होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं, हम लोग स्मार्टली कैसे काम करें कि ये चीज़ें बड़ी आराम से सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही इसमें देखो ये x माइनस 4 है। सो सबसे पहले मैं मान लो ले लेता हूँ, हाँ मैं पॉजिटिव साइड में जाता हूँ। ये जैसे 5 लिया तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद में मान लो मैंने 6 ले लिया। सो 6 माइनस 4 अगेन कितना हो गया बताओ, क्या हमारा 6 माइनस 4 2। और उसके बाद में मान लो मैंने ले लिया 4 ले लिया। इस बार आप 4 इधर भी लिख सकते हो, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, ये बस सॉल्यूशंस है, ये हमें पता है। सो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। अब बताओ स्टेप 4 मेरा क्या होगा, स्टेप 4 सिंपली ये होगा कि जो सॉल्यूशंस निकालें उनको इसमें प्लॉट करना है। ये इसमें नहीं है, इसका स्टैंडर्ड नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर निर्देशांक तल, हमेशा इसको स्टैंडर्ड नाम से बोलिए। अब अगला स्टेप ये होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें स्केल लिखना होता है। स्केल का मतलब ये होता है कि जो एक बॉक्स होता है, ये ग्राफ में आपका एक बॉक्स कितना होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये इतना। सो सारे 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं। तो हमें लिखना होता है कि जो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर है वो हमारे डेटा के हिसाब से कितना है। तो यहाँ पे ये 5-6 के आसपास है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मेरा 1 यूनिट के बराबर होगा, तभी ये 1 सेंटीमीटर 1 हो गया, 2 सेंटीमीटर 2 3, और ऐसे हम लोग चल रहे हैं। ऐसे ही वाई में भी हमने यही स्केल लिया है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। सो यहाँ से देखो x में कितना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, हिंदी में यूनिट को बोलते हैं इकाई। ऐसे ही y में कितना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1 इकाई। अब बताओ पॉइंट ए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा 4,6। तो 4 मेरा ये हो गया और 6 ये हो गया, जब इनको मिलाएंगे तो पॉइंट ए मिल जाएगा। ये मेरा पॉइंट ए मिल गया। वैसे ही पॉइंट बी कब मिलेगा 5,5। सो ये 5 हो गया। सो ये मेरा पॉइंट बी हो गया। ये पॉइंट
ए हो गया, ये वाला कौन सा, बी हो गया। अब इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो ये पहला जो मेरा इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको मिला लेते हैं। ये मेरी होगी इक्वेशन 1। अब बताओ पॉइंट सी कौन सा है, 5,1। सो 5 ये हो गया, 1 हमारा यहाँ पे। सो सिंपली ये वाला पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे। ऐसे ही डी पॉइंट कौन सा, 4,0, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं एक और पॉइंट को प्लॉट करूँ 6,2, उसको भी कर सकता हूँ वैसे ही लर्निंग के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा 6,2। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हमें पूछा है कि इस वाली प्रॉब्लम को ग्राफ के हिसाब से सॉल्व करो। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब हमें पता है कि ग्राफ से हम लोग कैसे सोल्यूशन लिखते हैं कि वो पॉइंट जहां पे दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्ट करती, मतलब प्रतिच्छेद करती है, वो वाला मेरा पॉइंट क्या होगा, इस वाले सेट का हल हो जाएगा। तो ये कहां पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन हल हो जाएगा। और किसका हल होगा, इस वाले पेयर का, एक का नहीं दोनों का मिला के, मतलब पेयर का, इनका साथ में ये। तो इसको कैसे निकालेंगे, सो जस्ट आप ग्राफ में पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो कि ये पॉइंट कौन सा है जहां पे ये क्रॉस कर रही है। सो जैसे ही आप इसको मिलाओगे, सो ये वाला पॉइंट आ रहा है 7, 3, एक्स में 7 है, सो ये पॉइंट कितना होगा, 7, 3। तो 7, 3 वाला जो पॉइंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। और ये हमने किस मेथड से निकाला, ये हमने निकाला है ग्राफिकल मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सो देखो, इसको सॉल्व करने का मैंने सिंपल सा तरीका बताया था। तो सबसे पहले मुझे बताओ स्टेप 1 मेरा क्या होने वाला है कि इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करो और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखो। सो a1 कितना बताओ, कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है। सो x के साथ में जो है वो कितना है, a1 है। सो a1 9 हो गया। ऐसे ही b1 बताओ वो कितना होगा, 3, और c1 कितना होगा, 12। ऐसे ही बताओ a2 कितना है, 18, b2 कितना है, 6, और c2 कितना है, 24। स्टेप 2 मेरा ये होता है कि मुझे क्या करना होता है, इनके रेशियोज निकालने होते हैं। तो सबसे पहले बताओ कौन सा रेशियो निकालूंगा मैं, a1 डिवाइड बाई a2। बताओ वो कितना है, 9/18, मतलब 1/2। दूसरा रेशियो कौन सा निकालना मुझे, b1 डिवाइडेड बाई b2। वो कितना होगा, 3 डिवाइड बाई 6, मतलब 1/2। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब कि इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होने वाली है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और c1 c2 निकालते हैं। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में बड़े अच्छे से आपको समझाया था कि जब ये दोनों इक्वल नहीं हो, मतलब a1 a2 b1 b2 जब इक्वल नहीं हो तो c1 c2 की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सा हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये लाइन कट करेगी और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, और वो जो पेयर होगा वो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर संगत होगा। तो यहां से ये दोनों बराबर हो गए। तो अब हमें नहीं पता कि ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, c1 c2 का रेशियो भी यहां से निकालेंगे। तो बताओ c1 c2 का कितना, 12/24। वो कितना हो गया, अगेन 1/2 हो गया। ये तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। सो देखो a1 डिवाइडेड बाई a2 इजकल टू b1 डिवाइड बाई b2 इजकल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये केस हमारे पास आ गया। हमें पूछा ये है कि अगर हम इस वाले पेयर को ग्राफ में बताएंगे तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, किस टाइप की लाइंस होगी। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हमें इस रेशियो से बताना है, क्योंकि ये सवाल में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशियो निकाल के बताओ कि इसका ग्राफ कैसे होने वाला है। थ्योरी वाले पार्ट में यहाँ पे एक मैंने लिखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इन सारे तीनों जो केस है उनको अच्छे से लिंक करके आपको समझाया था। अगर आपने उसको नोट्स में बनाया तो अभी एक बार उस पेज को देखिए और यहां से मुझे बताइए कि जब हमारा सेकंड केस आ जाता है, मतलब कि जब हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, वो किस केस में मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें कोइंसिडेंट वाले केस में, मतलब कि संपाती वाले केस में। तो बताओ दोनों लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, हिंदी में बोलो तो ये कैसी होगी, संपाती रेखाएं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जिससे आप लोग सोचोगे कि हाँ मैथमेटिक्स काम कैसे करती। तो देखो ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं
तो क्या होगा बताओ, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 18 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 9x, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3y, 24 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 12 होता है। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ये आपको एग्जाम में ये स्टेप नहीं करना है, आपको दे रखा है उसको जस्ट आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना और ऐसे ही सॉल्व करके बताना है, ऐसे उसको सॉल्व करके नहीं बताना है। तो देखो ये सिर्फ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स काम कैसे करती है। तो अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है। जब भैया लाइन ही सेम है तो इनके ग्राफ कैसे होंगे, ग्राफ भी सेम होंगे। जब आप इन दोनों के सॉल्यूशंस निकालोगे तो वो सॉल्यूशन सेम होंगे, वो हल सेम होंगे। जब वो सारी चीजें समान होगी तो इनके ग्राफ भी क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, मतलब एग्जैक्टली वही ग्राफ होगा। और यही जो बातें हैं ना वो इस वाले केस में काम करती है। और ये वाला जो कोइंसिडेंट वाला है, संपाती वाला, वो केस बन जाता है। जबकि एग्जैक्टली क्या है, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमेशा समान होते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 की ओर। इसमें बताओ a1 कितना है मेरा 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा मेरा, a2 आएगा 2, b2 कितना आएगा -1, -y है इसीलिए -1 इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, इसका गुणांक होगा। सो c2 कितना है मेरा प्लस का 9 है, प्लस के 9 को हम सीधा 9 भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 क्या है मेरा, a1 डिवाइड बाई a2 मतलब 6 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया 3। ऐसे ही b1 डिवाइड बाई b2 मतलब -3 डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 3। ये दोनों मेरे इक्वल आ गए, मतलब ये वाला केस नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसको पता करने के लिए हम लोग c1 डिवाइड बाई c2 को भी निकालते हैं। तो बताओ c1 c2 कितना है, जल्दी से, वो है हमारा 10 डिवाइड बाई 9। तो हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। अब जल्दी से बताओ मुझे इसमें क्या रिलेशन है कि हाँ a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, बट ये c1 डिवाइड बाई c2 के इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। 10/9 3 के इक्वल नहीं होता। सो ये केस आ गया। अब जल्दी से बताओ ये केस कौन सा है, ये हमारा तीसरा केस है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि दोनों लाइन मेरी क्या है, पैरेलल है, मतलब कि एक दूसरे के समांतर है। ये वाली केस यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ से आप आंसर में क्या लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने लास्ट पार्ट में बताया था वैसा ही इसमें कुछ बताता हूं कि मैथमेटिक्स काम कैसे करते हैं। आप सिर्फ सुनिए, एग्जाम में ऐसा ही करना आपको। तो देखो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर लेता हूं तो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2x, -3 डिवाइड बाई 3 -1 मतलब -y। अगेन ये कितना हो जाएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला पार्ट क्या है मेरा, दोनों का बराबर। इस वाली इक्वेशन को ही हमने ऐसे लिखा है। अब आप इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हो। सो देखो 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई 9 और 10/3। यहां से लास्ट वाले केस में क्या था, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम था, लेकिन यहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो समान है, और c है वो क्या है, अलग है। तो मैंने एक हिंट बताया था उसमें कि जैसे ही ये वाला हमारा सेम रहता है तो ये हमारा होता है ना लाइन का स्लोप, मतलब कि ये जो ढाल है ना स्लोप कि कितना झुका हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो वाला ये पार्ट बताता है। और जो c होता है ना वो ये वाली डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। सो अगर ये समान रहता है तो उसका मतलब ये कि दोनों की स्लोप क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन जैसे जैसे c बदलता रहेगा वैसे वैसे ये इसके पैरेलल या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, लेकिन स्लोप क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक हिंट के फॉर्म में इस तरह से समझाया कि ये आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। जब ये चीजें दिमाग में रहती है और एग्जैक्टली आपके सामने ये चीजें आती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हमने बात किया था और अभी एग्जैक्टली हमें वही चीजें दिख रही। ये आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक हिंट के फॉर्म में मैं आपको रेडी कर रहा हूं कि आगे जब भी आप जाओ एक सक्सेसफुल आदमी बन के जाओ और बड़े आराम से कंपटीशन एग्जाम को भी निकाल लो।